आज का चैप्टर एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें हम सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स सिंपल और क्लियर तरीके से समझेंगे। एंड तक देखना, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। पर आज हम टेक्स्ट बुक के कॉन्सेप्ट्स को डिकोड करके डेली लाइफ की साइंस से जोड़ देंगे। मतलब हर लिविंग थिंग को जिंदा रहने और ग्रो करने के लिए फूड तो चाहिए ही। सही कहा। ये बेसिकली एक वाइटल फ्यूल है। जैसे एक स्मार्टफोन बिना चार्जिंग के स्विच ऑफ हो जाता है ना, वैसे ही लिविंग बीइंग्स बिना फूड के सर्वाइव नहीं कर सकते। हाँ, एक फोन को इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए होती है, पर हमारी बॉडी की मशीनरीज को चलाने के लिए बायोकेमिकल एनर्जी चाहिए। पढ़ने के लिए, खेलने के लिए या यहाँ तक कि सोते वक्त सांस लेने के लिए भी फ्यूल लगता है। एग्जैक्टली। और इस इनविजिबल एनर्जी को ही हम फूड कहते हैं। पर एक बहुत आम सवाल आता है, हम डेली इतनी अलग अलग चीजें क्यों खाते हैं? सिर्फ एक ही सुपर फूड खाकर बॉडी चार्ज क्यों नहीं हो सकती? मैं भी यही सोच रही थी, इतनी वैरायटी क्यों जरूरी है? क्योंकि फूड सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं होता। खाने के अंदर ना माइक्रोस्कोपिक हिडन पावर्स होती हैं, जिन्हें हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। बॉडी को ठीक से चलाने के लिए अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स जरूरी होते हैं। ओह अच्छा। और ये इस बात पर भी डिपेंड करता है कि लोग कहाँ रहते हैं। मतलब ज्योग्राफी का ट्रेडिशनल फूड से बहुत बड़ा कनेक्शन है। बिल्कुल। इंडिया के मैप को ही देख लिया जाए, जैसे पंजाब में व्हीट बहुत अच्छा ग्रो होता है। उस रीजन की सॉइल और क्लाइमेट गेहूं और मक्की के लिए एकदम परफेक्ट है। हाँ, इसलिए वहाँ मक्की की रोटी और गेहूं की चीजें ट्रेडिशनल डाइट का हिस्सा बन गई हैं। वहीं अगर हम साउथ की तरफ देखें, जैसे कर्नाटका का क्लाइमेट। सही पकड़ा। वहां की मिट्टी और हेवी बारिश राइस प्रोडक्शन के लिए परफेक्ट है, इसलिए नेचुरली वहां राइस या इडली डोसा बनाया जाता है। तो लोकल क्लाइमेट और सॉइल ही डिसाइड करते हैं कि वहाँ क्या ट्रेडिशनल फूड बनेगा। वैसे खाना पकाने की टेक्निक्स का इवोल्यूशन भी बड़ा इंटरेस्टिंग रहा है। बहुत ज्यादा। पहले के टाइम में लोग मड चूल्हा पर खाना बनाते थे और ग्राइंडिंग के लिए सिलबट्टा यूज होता था, जिसमें बहुत टाइम और फिजिकल एनर्जी लगती थी। और एक चीज है, टेक्नोलॉजी कितनी भी फास्ट हो जाए, बॉडी के बेसिक नीड बिल्कुल नहीं बदले। सही बात है। अगर एक मील भी मिस हो जाए तो कितना टायर्ड और वीक फील होता है। ये कार के फ्यूल जैसा ही है। जैसे एक रनर फास्ट भागने के लिए तुरंत ग्लूकोज पीता है। हाँ, क्योंकि बॉडी को प्रॉपरली काम करने के लिए फूड की लगातार जरूरत होती है। तो चलो फूड में मौजूद इन न्यूट्रिएंट्स की सुपर पावर्स को थोड़ा डीपली समझते हैं। खाने में स्पेसिफिकली 5 मेन मैजिकल कंपोनेंट्स होते हैं। 5 मेन कंपोनेंट्स वो कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स और मिनरल्स। ये पांचों हमारी बॉडी के माइक्रोस्कोपिक हेल्पर्स हैं, पर इन सबके रोल एकदम अलग हैं। तो पहले कार्बोहाइड्रेट्स पर फोकस करते हैं। ये बेसिकली क्विक एनर्जी देते हैं, है ना? एकदम सही। ये इंस्टेंट पावर देते हैं। जब भी क्विक पावर की जरूरत होती है, बॉडी तुरंत कार्ब्स को यूज करती है। ग्लूकोज इसका एक बहुत फास्ट फॉर्म है। ओह, तभी रनर्स लॉन्ग रेसेस जीतने के लिए इसका यूज करते हैं, क्योंकि ये बॉडी में क्विकली एक्ट करता है। बिल्कुल। पर ये कार्बोहाइड्रेट्स एक्चुअली मिलते कहां से हैं? ये मोस्टली प्लांट से आते हैं। राइस, व्हीट और रूट वेजिटेबल्स जैसे पोटैटोज, इन सब में ये भरपूर होता है। और जो स्वीट फ्रूट्स होते हैं जैसे बनानास और मैंगोज, उनमें भी ये होता है ना? और शुगर भी तो एक सिंपल कार्ब ही है। हाँ, शुगर सबसे डायरेक्ट फॉर्म है। अब अगर कार्बोहाइड्रेट्स इंस्टेंट एनर्जी देते हैं, तो फैट्स उनसे भी एक स्टेप आ गए हैं। फैट्स एक्चुअली कार्ब से भी ज्यादा एनर्जी देते हैं। वेट, सच में? ये तो एक लॉन्ग लास्टिंग बैटरी की तरह हो गई। पर अगर फैट्स में कार्ब से ज्यादा एनर्जी होती है, तो मैराथन रनर्स रेस से पहले सीधा घी क्यों नहीं खा लेते? ये बहुत ही लॉजिकल पॉइंट है। इसका रीजन है इनकी स्पीड। कार्बोहाइड्रेट्स जल्दी बर्न होते हैं, पर फैट्स स्लो बर्निंग फ्यूल है। इन्हें डाइजेस्ट होने में लंबा टाइम लगता है। अच्छा, इसीलिए ये स्टोर्ड एनर्जी के लिए बेस्ट हैं, इंस्टेंट एक्शन के लिए नहीं। और विंटर में ये बॉडी को वार्म भी रखते हैं। तभी ग्रैंडमा सर्दियों में घी के लड्डूज बनाती हैं। एग्जैक्टली। वो नेचुरली बॉडी को हीट देते हैं, और ये हमारी बॉडी के अंदर के ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कुशन भी बनाते हैं। और फैट्स का एक बड़ा इंटरेस्टिंग एनिमल सुपर पावर भी है, हाइबरनेशन। वो फ्रीजिंग आइसी प्लेसेस में रहते हैं और पूरी विंटर सोते रहते हैं। हाँ, बिना खाए महीनों तक जिंदा रहना उनके लिए इसलिए पॉसिबल है क्योंकि उनकी स्किन के नीचे थिक फैट की लेयर होती है। ये उन्हें कंटिन्यूअस एनर्जी देती है। ये तो सच में नेचर का अमेजिंग बैकअप बैटरी सिस्टम है। और ये फैट्स हमें बेसिकली प्लांट्स और एनिमल्स दोनों से मिलते हैं। जैसे प्लांट सोर्सेज में नट्स हो गए, वॉलनट्स, आलमंड्स। सही बात है। और सीड्स जैसे सनफ्लावर सीड्स,
उसके अलावा मस्टर्ड ऑयल जो डेली कुकिंग में यूज होता है। एनिमल सोर्सेज की बात करें तो बटर और घी इसके बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं। ओके, तो एनर्जी और बैकअप बैटरी की बात हो गई, पर बॉडी को ग्रो और फिक्स करने का काम कौन करता है? मेरा मतलब है अगर चोट लग जाए तो। यहाँ आते हैं प्रोटीन्स। ये टाइनी कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की तरह हैं, ग्रो टॉलर बनने में और चोट लगने पर बॉडी रिपेयर करने में हेल्प करते हैं। तो जो स्पोर्ट्स पर्सन्स होते हैं उन्हें बिग मसल्स बनाने के लिए प्रोटीन की सबसे ज्यादा जरूरत होती होगी। ये बोन्स, हेयर और स्किन को भी हेल्दी रखते हैं ना? बिल्कुल रखते हैं। और एक मिसकंसेप्शन है कि स्ट्रॉन्ग प्रोटीन सिर्फ मीट से मिलता है। प्लांट सोर्सेज में भी बहुत प्रोटीन होता है। पल्सेस यानी दालें, किडनी बीन्स, पीज, सोयाबीन्स और नट्स मसल्स बिल्ड करने में पैक्ड होते हैं। हाँ, मीट खाना जरूरी नहीं है, पर एनिमल सोर्सेज से भी स्ट्रॉन्ग प्रोटीन्स मिलते हैं, जैसे मिल्क स्ट्रॉन्ग बोन्स के लिए, पनीर, एग्स, फिश और मीट बॉडी को फास्ट हील करने में मदद करते हैं। तो अगर हमें एक परफेक्ट हेल्दी प्लेट बनानी हो तो उसमें फास्ट एनर्जी के लिए कार्ब्स, वार्मथ के लिए फैट्स और ग्रोथ के लिए प्रोटीन्स होने चाहिए। सभी न्यूट्रिएंट्स का बैलेंस ही एक कंप्लीट हेल्दी डाइट बनाता है। सही कहा, पर विटामिन्स का क्या रोल है? मैं सोच रही थी उन्हें हम बॉडी के शील्ड्स कहते हैं। एकदम सही टर्म यूज किया। ये डिजीजेस के खिलाफ प्रोटेक्टिव शील्ड्स हैं। हर विटामिन का अपना डिपार्टमेंट है। जैसे विटामिन ए हमारी विजन को शार्प रखता है, पपाया और कैरेट्स इसके लिए बेस्ट हैं। और विटामिन सी सिकनेस से फाइट करने में हेल्प करता है ना, जैसे ऑरेंजेस और लेमन्स। हाँ, ये जर्म्स से सीधा फाइट करते हैं। उसके बाद आते हैं मिनरल्स। ये छोटी अमाउंट में चाहिए होते हैं पर बिल्डिंग के स्टोन्स और मेटल्स जैसे हैं, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाते हैं। जैसा कैल्शियम मिल्क से मिलता है और बोन्स और टीथ को अनब्रेकेबल बनाता है। और आयरन की बात करें तो स्पिनच जैसी ग्रीन लीव्स और बीटरूट से मिलता है, जो हेल्थी रेड ब्लड बनाता है। एग्जैक्टली। अब इन सब के अलावा डाइटरी फाइबर्स भी होते हैं, जिन्हें रफेज भी कहते हैं। इनमें कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं होते पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, बिना न्यूट्रिएंट्स के इम्पोर्टेंट कैसे? क्योंकि ये एक इंटरनल ब्रूम या झाड़ू की तरह एक्ट करते हैं। ये अनडाइजेस्टेड फूड और वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालते हैं। फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और होल ग्रेन्स इसके एग्जाम्पल्स हैं। ओह, आई सी। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम को साफ रखते हैं। और इस सफाई में वाटर भी एक एसेंशियल ट्रांसपोर्टर का काम करता है। वो बॉडी में एक रिवर की तरह फ्लो करता है। सही पकड़ा। वाटर फूड से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है और वेस्ट को स्वेट और यूरिन के फॉर्म में थ्रो करता है। इसलिए रोज क्लीन वाटर पीना और जूसी फ्रूट्स खाना बहुत जरूरी है। तो मतलब किचन में कुकिंग करते वक्त इन सबको ध्यान रखना चाहिए। कुकिंग से खाना टेस्टी और इजीली डाइजेस्टेबल तो बनता है, पर ज्यादा हीट से कुछ डेलिकेट विटामिन्स डिस्ट्रॉय भी हो जाते हैं। हाँ, विटामिन सी सबसे जल्दी डिस्ट्रॉय होता है हीट से। इसलिए रॉ और फ्रेश फ्रूट्स या सैलेड्स खाना एक स्मार्ट चॉइस है। और हाँ, एक बेसिक रूल है, हमेशा वेजिटेबल्स को कट करने से पहले वॉश करना चाहिए। क्योंकि अगर कट करके वॉश किया तो न्यूट्रिएंट्स पानी में बह जाएंगे। ये छोटी छोटी बातें कितनी इंपॉर्टेंट है। और अगर किसी न्यूट्रिएंट की लंबे टाइम तक कमी हो तो क्या होता है? तो बॉडी ब्रेकडाउन होने लगती है। इसे डेफिशिएंसी डिजीजेस कहते हैं। एक हिस्टोरिकल केस फाइल याद आती है। 1746 में एक सेलर था, जेम्स लिंड। उसने देखा कि लॉन्ग ओशन ट्रिप्स पर लोगों को स्कर्वी हो जाता था। स्कर्वी? ये किस चीज की कमी से होता था? इसमें गम स्वेल हो जाते थे और ब्लीडिंग होती थी, क्योंकि उन्हें विटामिन सी नहीं मिलता था लंबे टाइम तक। पर लेमन्स और ऑरेंजेस खाने से ही आसानी से क्योर हो जाता था। बाप रे, सिर्फ फ्रेश फ्रूट न मिलने से इतनी बड़ी बीमारी? मिनरल्स की कमी से भी तो ऐसी डिजीजेस होती होंगी। बिल्कुल। आयरन की कमी से एक्सट्रीम टायर्डनेस होती है, जिसे अनीमिया कहते हैं। कैल्शियम की कमी से टूथ डीके होता है और बोन्स वीक हो जाती हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल है आयोडीन, जो ब्रेन और बॉडी फंक्शन में हेल्प करता है। अगर आयोडीन की कमी हो तो नेक स्वेल हो जाते हैं, जिसे गॉइटर कहते हैं। हाँ, और इस डेफिशिएंसी को हम राइट फूड से फिक्स कर सकते हैं। पर मिनरल्स और विटामिन्स के सिलसिले में एक मैजिकल सोर्स भी है, द मैजिक ऑफ सनलाइट। विटामिन डी। मतलब इंसान भी थोड़े बहुत प्लांट्स जैसे होते हैं। मॉर्निंग सनलाइट में खड़े होने पर हमारी बॉडी मैजिकली खुद का विटामिन डी क्रिएट करती है। एग्जैक्टली। और ये विटामिन डी इसलिए जरूरी है क्योंकि ये बोन्स को कैल्शियम एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। उसके बिना बोन्स सॉफ्ट या बेंट हो सकती हैं। तो सिर्फ धूप सेकना भी कितना क्रूशियल है। वैसे आयोडीन और गॉइटर की बात हो रही थी, मुझे केस फाइल याद आ रही है हिमालयन रीजन्स की। हाँ, वहाँ एक टाइम पर लोगों के नेक के आगे लार्ज स्वेलिंग यानी गॉइटर बहुत कॉमन हो गया था।
इसका रीजन वहां की सॉइल थी जिसमें आयोडीन की कमी थी। ओह, तो नेचुरली क्रॉप्स में आयोडीन आया ही नहीं। इस डिजीज को रोकने के लिए ही हमारे डेली टेबल सॉल्ट में आयोडीन मिलाया जाता है ना, जिसे हम आयोडाइज सॉल्ट कहते हैं। सही जवाब। इसे कदम ने उस पूरे हेल्थ क्राइसिस को सॉल्व कर दिया। तो ये सब मिलाकर एक प्रिंसिपल क्लियरली समझ आता है, अल्टीमेट हेल्थ का सीक्रेट टीम वर्क है। एकदम, हर फूड कंपोनेंट, वाटर और रफेज का मिक्स राइट अमाउंट में होना चाहिए। साइंटिस्ट कोलुथुर गोपालन ने भी इंडियन स्कूल्स के लिए पीएम पोषण जैसी बैलेंस डाइट क्रिएट करने में ऐसी ही हेल्प की थी। हाँ, बैलेंस प्लेट और माइंडफुल ईटिंग दोनों ही बहुत जरूरी हैं। ध्यान से खाने को टाइम देकर चबाना। अब बैलेंस डाइट की बात हो और हम एंशिएंट ग्रेन्स को भूल जाएं, ये तो नहीं हो सकता। द मैजिक ऑफ मिलेट्स। हाँ, बाजरा और रागी जैसे सुपर ग्रेन्स, ये तो एंशिएंट सुपर ग्रेन्स हैं। ये देखने में बहुत छोटे होते हैं, पर इनमें विटामिन्स, मिनरल्स और फाइबर भरपूर होता है। और इसी वजह से आज के साइंटिस्ट इन्हें न्यूट्री सीरियल्स कहते हैं। ये हेल्थ के लिए तो बेस्ट हैं ही, पर प्लैनेट के लिए भी बहुत अच्छे हैं, क्योंकि इनको ग्रो करने में ज्यादा पानी नहीं लगता। साइंस एग्जाम के हिसाब से ये फैक्ट्स तो हो गए। चलो, अब थोड़ा किचन साइंस लैब टेस्ट की तरफ चलते हैं। एक फूड डिटेक्टिव बनते हैं। अगर हमें स्टार्च टेस्ट करना हो तो क्या करना पड़ेगा? स्टार्च, जो कि एक कार्बोहाइड्रेट है, उसको टेस्ट करना बहुत आसान है। फूड आइटम लीजिए, जैसे एक पोटैटो स्लाइस, उस पर 2-3 ड्रॉप्स आयोडीन के डालो। और फिर क्या होगा? अगर वहां कलर मैजिक की तरह डीप ब्लू ब्लैक हो जाए तो कंफर्म है कि उसमें स्टार्च है। वाओ, डीप ब्लू ब्लैक मतलब स्टार्च प्रेजेंट। और फैट्स को टेस्ट करना हो तो? ये तो शायद सबसे इजी टेस्ट है ना? सबसे इजी फूड आइटम जैसे क्रश्ड पीनट्स को एक ड्राई पेपर में रैप करके लाइटली क्रश करो। बस ध्यान रहे कि पेपर फटे ना। हाँ, और जब पेपर को खोलकर लाइट के आगे देखें तो उस पर एक ट्रांसलूसेंट ऑयली पैच दिखेगा, जिसमें से लाइट थोड़ी आर पार दिखेगी। अगर ऐसा हो तो मतलब उसमें फैट है। एकदम परफेक्टली एक्सप्लेन किया। आखिरी मेन टेस्ट है प्रोटीन्स का। इसके लिए साइंस लैब के केमिकल्स चाहिए होते हैं। ओके, तो इसमें क्या प्रोसेस फॉलो करते हैं? एक टेस्ट ट्यूब में फूड पेस्ट लो, जैसे मैश्ड पल्सेस, उसमें थोड़े वाटर के साथ मिक्स करो। फिर उसमें कॉपर सल्फेट और कॉस्टिक सोडा डालो। केमिकल नेम्स ध्यान रखने होंगे, कॉपर सल्फेट और कॉस्टिक सोडा। फिर रिएक्शन क्या होगा? अगर पूरा मिक्सचर ग्लो करके वायलेट कलर का हो जाए तो मतलब उस फूड में बॉडी बिल्डिंग प्रोटीन मौजूद है। एफिशिएंसीज और उनको टेस्ट करने के मेथड्स, पूरा फ्रेमवर्क क्लियर हो गया। हाँ, एग्जाम में आप स्पेसिफिकली ये ध्यान आएगा कि डेली फूड प्लेट एक्चुअली कंप्लीटली साइंस लैब है। कार्ब्स एनर्जी के लिए, प्रोटीन मसल्स के लिए और विटामिन्स शील्ड्स की तरह काम आते हैं। सच में स्टूडेंट्स के लिए एग्जाम का कॉन्फिडेंस जरूर बूस्ट हो गया होगा। आज के कॉन्सेप्ट्स एक्चुअली सीधा उनके आसपास की लाइफ से जुड़े हैं। एक थॉट जरूर दिमाग में आता है इस सब के बाद। कौन सा थॉट? हमने देखा कि मिलेट्स जैसे सुपर ग्रेन्स एंशिएंट इंडिया में कितने पॉपुलर थे। सोचिए, ऐसी और कितनी फॉरगॉटन चीजें हैं जो हमारे ग्रैंडपेरेंट्स रोज खाते थे, पर हमने मॉडर्न लाइफ में उन्हें भुला दिया है। ये एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। तो बस आज घर में पूछना कि ऐसी कौन सी एक पुरानी हेल्दी डिश है जिसे हमें वापस अपनी डिनर टेबल पर लाना चाहिए। हेल्थ और साइंस को अपनाते रहिए और एग्जाम्स में रॉक कीजिए।